नाइकी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जो इंडिया से एनुअली 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो क्या होगा अगर मैं बोलूं इतने बड़े बिजनेस को बनाने वाला बंदा खुद एक फील्ड एथलीट था, जिसने कभी अपने कार के ट्रंक में जूते बेचे हैं तो कभी बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए अकाउंटेंट का जॉब किया है। एक क्रेजी आइडिया से मल्टी बिलियन डॉलर तक का सफ़र तय किया है फिल नाइट ने। फिल का जन्म 1938 में अमेरिका के पोर्टलैंड सिटी में होता है, जहां वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए वहीं के एक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा ले और इन्हीं दिनों उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जिसके बाद वो कॉलेज के हर एक रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे मेडल्स और रिबन्स भी जीतते हैं। रनिंग के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं और साल 1962 तक अपना MBA भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिल अब 24 साल के हो गए थे, लेकिन एथलेटिक्स में कुछ खास नहीं कर पाए और ये बात वो खुद अपने ट्रेनिंग के दौरान एक्सेप्ट करते हैं। फिल रनिंग को हमेशा के लिए छोड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद उनके एथलेटिक करियर की एंड हो जाती है। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए पैशन फिल के अंदर अभी भी जिंदा था। फिल यूं ही खाली बैठे थे और उनके मन में ख्याल आता है उनके शूज़ के बारे में, क्योंकि हर एथलीट की तरह वो भी अपने जूते से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे और यहीं से उनको आइडिया आता है शूज़ का बिजनेस करने का। फिल को अचानक से याद आता है उनके MBA क्लासेस के दौरान उन्होंने एक डिटेल पेपर रिसर्च लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जापानीज़ हाई क्वालिटी लोअर प्राइस कैमरा ने US जर्मन कैमरा के मार्केट को डिस्टर्ब किया था। और क्या ठीक उसी तरह जापानीज शूज़ USA में जर्मन शूज़ मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है और उस वक्त जर्मन के शू ब्रांड्स एडिडास और पूमा को बीट कर सकती है। और इसी आइडिया से इंस्पायर होकर वो जापान के टाइगर ब्रांड के शूज़ USA में इंपोर्ट करके सेल करने का डिसाइड करते हैं। वो अपने हफ्तों की सेविंग से फ़्लाइट अरेंज कराते हैं और कुछ घंटों का सफ़र तय करके जापान लैंड कर जाते हैं। टाइगर ब्रांड के शूज़ जापान की एक कंपनी ओनोशुका करती थी, तो वो डायरेक्टली ओनोशुका के ऑफिस जाके अपॉइंटमेंट बुक करा लेते हैं। वाकई फिल पहली बार किसी बड़ी कंपनी के सामने खड़े थे उनसे पार्टनरशिप करने के लिए, इसलिए वो मीटिंग से पहले बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। मीटिंग शुरू हो जाती है। एग्जीक्यूटिव्स का पहला सवाल ये होता है कि तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। फॉर्चुनेटली फिल को अचानक से याद आ जाता है अपने घर में रखे उन रिबन्स के बारे में और वो अपना कंपनी का नाम बताते हैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए बिल अपने बिजनेस मॉडल को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ओनोशुका के एग्जीक्यूटिव्स फिल के प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। फिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको अपना एड्रेस देके सबसे पहले शूज़ के कुछ सैंपल भेजने का डिमांड कर देते हैं। शूज़ के पैसे ट्रांसफ़र करके फिल अमेरिका लौट जाते हैं और उन सैंपल्स का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर ओनोशुका की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि शूज़ जल्दी ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए फिल एक छोटे से फर्म में अकाउंटेंट का जॉब करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे फिल उन जूतों के बारे में भूलने ही वाले होते हैं कि तभी कस्टम्स की तरफ से उन्हें एक नोटिस आता है और वो फटाफट उन 12 शूज़ को घर ले आते हैं। फिल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो जल्दी से उन शूज़ को अनबॉक्स करते हैं और अपने ट्रेनिंग कोच बिल बॉबरमैन को शूज़ दिखाते हैं। इसके साथ ही वो अपना सारा बिजनेस प्लान उनको समझाते हैं। कोच को भी ये बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो इसके अगले दिन ही फिल को कंपनी में 50% पार्टनरशिप का ऑफ़र देते हैं। फिल बिना किसी हेजिटेशन के कोच के साथ हैंडशेक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोच शूज़ के डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट थे। कोच हमेशा कुछ ना कुछ शूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहा करते थे। कोच का शुरू से फोकस जूतों को लाइट वेट और फास्टर बनाने में होता था, जिससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस एक्चुअली में इम्प्रूव होती थी। फिल उसी दिन ओनोशुका को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो USA में टाइगर शूज़ के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटिव राइट के लिए डिमांड करते हैं और इसके साथ ही साथ वो $1000 के कॉस्ट पे 300 जूतों का ऑर्डर दे देते हैं। अब की बार जूते सही समय उनके एड्रेस पे पहुंच जाता है और वो उन सारे जूतों को अपने घर के बेसमेंट में रख देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। शूज़ बेचने के लिए उनको एक स्टोर की ज़रूरत थी, लेकिन पैसे ना होने के चलते वो
दूसरे शॉप ओनर्स को कन्विंस करने लगते हैं उनके शॉप में टाइगर शूज़ को बेचने के लिए, लेकिन कोई भी शॉप ओनर इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है। फिल अब सोचना शुरू कर देते हैं और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ को अपने कार के ट्रंक में भर के अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाकर अपने जूतों को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। हाई क्वालिटी शूज़ और फिल के प्रेजेंटेशन स्किल के चलते वो सारे 300 शूज़ 2 महीने के अंदर बिक जाते हैं और वो अब की बार अनुष्का को 900 शूज़ का ऑर्डर दे देते हैं। फाइनली फिल को एक ऐसा करियर मिल जाता है जिसको वो फुल्ली इंजॉय कर रहे थे और उस वक्त तक बिजनेस भी अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब उनको एक लेटर मिलता है जो अमेरिका के ही एक रेसलिंग कोच ने उसको भेजा था, जिसमें वो लिखता है वो जापान में अनुष्का से मीटिंग करके आ रहा है और अनुष्का ने उसको पूरे अमेरिका के लिए टाइगर शूज़ के डिस्ट्रीब्यूटिव राइट दे दिए हैं। ये बात सुनते ही फिल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो फटाफट अनुष्का को लेटर लिखते हैं इस मैटर के रिगार्डिंग। अनुष्का की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए फिल डिसाइड करते हैं कि वो खुद जापान जाकर अनुष्का के ओनर मिस्टर अनुष्का से बात करेंगे। मीटिंग शुरू हो जाती है। फिल मिस्टर अनुष्का से सारी क्लैरिफिकेशन लेता है और उनको फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग समझाता है। मिस्टर अनुष्का उनके पैशन और डेडिकेशन को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको फिल पे ट्रस्ट हो जाता है। इसलिए एक बार फिर वो अमेरिका के वो टाइगर शूज़ के डिस्ट्रीब्यूटिव राइट फिल को दे देते हैं। फिल राहत की सांस लेते हैं और अपना पूरा फोकस बिजनेस पे लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरे सिटी में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का पहला सेल्समैन जेफ जॉनसन को हायर करते हैं। जेफ को उस बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज होता है क्योंकि वो भी पहले एक एथलीट रह चुके थे। जेफ बिजनेस को लगातार दूसरे सिटी में ग्रो कर रहे थे और उनके रहने से कंपनी की सेल $8,000 से बढ़ के $16,000 हो गई थी। बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा था और फिल अब लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, जिससे उन पे हज़ारों डॉलर का कर्जा होने लगता है और अब बैंक भी उनको लोन देने से मना करने लगती है। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, जिसके चलते फिल को एक PwC नाम की कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करना पड़ता है ताकि वो किसी तरह पैसों को अरेंज कर सके। तो वहीं बिल बॉबरमैन लगातार जूतों को इम्प्रूव करने में लगे थे। वो नोटिस करते हैं अमेरिकन लोगों का शरीर जापान के लोगों से ज़्यादा लॉन्गर और हैवियर होता है, इसलिए वो एक ऐसे जूते पे काम कर रहे थे स्पेसिफिकली अमेरिकन ट्रेनर के लिए बना हो। शूज़ के अलग अलग बेस्ट फीचर को कंबाइन करके वो फाइनली अमेरिकन ट्रेनर के शूज़ को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसे वो नाम देते हैं कॉटेज। जल्द ही अनुष्का टाइगर कॉटेज का प्रोडक्शन शुरू कर देती है। अमेरिकन शू मार्केट में आने के बाद ये प्रोडक्ट एक हिट साबित होता है और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाने में मदद करता है। 1971 तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का सेल्स $1.3 मिलियन टच कर देता है और इसी बिजनेस ग्रोथ को देखकर अनुष्का के फाउंडर मिस्टर अनुष्का को लालच आने लगता है। वो फिल के सामने एक बहुत ही बड़ी कंडीशन रखते हैं, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के 51% से स्टैक को बेचने का। इतने बड़े बिट्रेयल के बाद अब ये सही वक्त था असली गेम शुरू करने का। फिल अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं। फिल और बॉबरमैन बिल मिल के डिसाइड करते हैं कि वो अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करेंगे। उनको सबसे पहले एक ऐसा लोगो डिज़ाइन करवाना पड़ेगा जो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, जिसके लिए वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर स्टूडेंट को हायर करते हैं, जिसने नाइकी का ये आइकॉनिक लोगो बनाया था सिर्फ $35 के चार्ज पर। जिसके बाद वो ब्रांड का नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं। कंपनी के पहले सेल्स पर्सन जेफ कंपनी को एक बहुत ही अच्छा नाम सजेस्ट करते हैं, नाइकी, जिसका ग्रीक मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ विक्ट्री। फिल को ये नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए कंपनी का नाम नाइकी रख दिया जाता है। नाइकी के शूज़ डिजाइनिंग का काम बिल बॉबरमैन को सौंप दिया जाता है। डिजाइनिंग प्रोसेस के दौरान जब एक बार कोच की वाइफ किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है, तब उनकी नज़र किचन में रखे एक आयरन वफल मेकर पे पड़ती है। तो शूज़ के सोल को वफल की तरह लाइटवेट बनाने के लिए वो लिक्विड रबड़ यूरेथेन को
उस आयरन वॉफल में डाल के पका देते हैं और इसी तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके वो फाइनली नाइकी के पहले शूज़ का प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं मून शू, जिसे वॉफल रेसर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद फिल शूज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापान के एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को हायर कर लेते हैं और फाइनली 30 मई 1971 में नाइकी के पहले शूज़ को लॉन्च कर दिया जाता है। ये थी पूरी कहानी नाइकी के बनने की।